पाकिस्तानियों का भुरकस निकला हुआ है। वो बिल पे बिल दिए जा रहे हैं। भाई भाई के पीछे पड़ा हुआ है। कत्लो गारत हो रही है। आईपीपी से कहा है कि इनके साथ रीनिगोशिएट करना जरूरी है। ये बड़े पैसे खा गए, कैपेसिटी पेमेंट्स हो रही हैं। वो बिजली प्रोड्यूस भी नहीं कर रहे, उसके बावजूद उनको पेमेंट्स हो रही हैं। किसी बिजनेस लॉबी ने ये आज तक कहा है कि जी आईएमएफ को पैसे देना छोड़ दें या वर्ल्ड बैंक को पैसे देना छोड़ दें। चाइनीज आईपीपीज ने तो किसी किस्म की निगोशिएशन नहीं की, ना ही वो इंटरेस्टेड हैं। अगर आपने फोरेंसिक ऑडिट कराना है तो कौन से आईपीपीज का कराएं, चाइनीज का कराएं या नॉन चाइनीज का कराएं? भाई अगर नॉन चाइनीज का कराना है उनसे तो आप पहले ही निगोशिएट कर चुके हैं। अब चाइनीज के साथ भी आप ये करना चाहते हैं और आपके ताल्लुकात खराब होंगे। किस तरह से आप रिलीफ दे सकते हैं कुछ अवाम को, क्योंकि इस वक्त बड़ी ये सीरियस सिचुएशन बनी हुई है। मुझे पॉलिटिकल गवर्नमेंट से तो जीरो उम्मीद है। आप बिल उठा के देखें, उसमें कोई 13 टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं, उसकी कोई क्यों नहीं बात करता? Nobody in Pakistan knows what is the status of energy right now. I can assure you, तो $3 अरब ज्यादा एक्सपोर्ट्स हुई हैं। रेमिटेंसेस पिछले साल जो थी वो 27.3 बिलियन थी, इस साल 30.2 बिलियन है। सो अबाउट $3 बिलियन की इंक्रीज हुई है। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स उसमें राइट। रजा 177 कंट्रीज जो है ना, उनका उन्होंने डेटा एनालाइज किया है। पाकिस्तान जो है वो 152 है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान की ताज़ा तरीन एपिसोड के साथ मैं और हारून ख्वाजा आपके साथ फिर से मौजूद हैं। और इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक घंटी का आइकॉन भी आता है, वो दबाएं। आपकी ये सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और अपने कमेंट्स भी दें, सवालात भी पूछें, बिल्कुल हम उनको एड्रेस भी करेंगे। आज हम क्या बात करेंगे? आज सबसे बड़ी बात जो पाकिस्तान में इस वक्त हर खास व आम की जबान पर है वो है बिजली। बिजली, महंगी बिजली, महंगी उसकी पैदावारी कॉस्ट। और जो आईपीपीज यानी कि निजी शोबे में जो बिजली बनाने वाले कारखानों की जो मजे लूट रहे हैं अरबों खरबों रुपए के, और पाकिस्तानियों का भुरकस निकला हुआ है। वो बिल पे बिल दिए जा रहे हैं। और यहां तक मामला आ गया है कि भाई भाई के पीछे पड़ा हुआ है। कत्लो गारत हो रही है। और एक बहुत टेंशन का माहौल है पूरे मुल्क में, चाहे आप अमीर हैं, गरीब हैं, मिडिल क्लास हैं। हर किसी को पिंच करें ये बिल। और जो कि अभी और बढ़ेंगे, यही सुनने में आ रहा है। तो ये जानेंगे ये वाकया क्या है। हमने पहले भी अपने इस प्लेटफॉर्म से पेज पे बात की है, मगर इसकी जरा तफसील में जाएंगे। खुसूसन ये जो आईपीपीज का मामला है, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, ये क्या चक्कर है, और उसकी बात करेंगे। और कुछ फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान का जो तजारती सिचुएशन है, खसारा जो है उसकी क्या सिचुएशन है, उसके जो नए ताज़ा तरीन अदादो शुमार आए हैं जून 30 के, वहां पे पाकिस्तान की मैशत कहाँ पे खड़ी हुई है। पूछेंगे हारून साहब से और उनसे कहेंगे कि वो आपको आपके लिए एक्सप्लेन भी करें और अपनी कुछ राय भी दें, उसको आगे कैसे ठीक करकर लेकर जाना है। जी हारून साहब, वेलकम। सबसे पहले तो आपके बहुत सारे जो अजीजो अकारिब दोस्त हैं, वो उन्होंने ही एक डिबेट स्टार्ट की हुई है। एक तो गौर एजाज साहब हैं, आप एक ही बिजनेस कम्युनिटी से उनका ताल्लुक है। उन्होंने आईपीपी से कहा है कि इनके साथ रीनिगोशिएट करना जरूरी है। ये बड़े पैसे खा गए, कैपेसिटी पेमेंट्स हो रही हैं। फिर और लोग भी कूद पड़े, टेक्सटाइल लॉबी के, पावर लॉबी के, बिजनेस काउंसिल। अलगरज इस वक्त पाकिस्तान में हर कोई इसके ऊपर कमेंट्री कर रहा है। और कुछ बातें तो अच्छी हो रही हैं, लेकिन कुछ बातें बिल्कुल ही जिसे कहना चाहिए वो मजीद लोगों को कंफ्यूज करती हैं। यानी बजाय इसके कि वो क्लैरिटी से लोग ये समझे ये मामला है क्या, वो और इसके ऊपर एक फॉग जिसे कहना चाहिए ना, कमेंट्री की, तज्जिए की, सियासत की, वो आ रही है। तो हम चाहते हैं कि इसके ऊपर बिल्कुल एक बात हो जो कि टेक्निकल बात, और जो कि पते की बात है, वो हमारे नाजरीन तक पहुंचे। तो ये बताइए, ये पहला आपसे मैं सवाल ये करता हूं कि ये आईपीपीज जो हैं, क्या वाकई ही ये बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, टैक्स पेयर्स के पैसे ले रहे हैं और बिजली नहीं पैदा कर कर रहे हैं, और इनकी इनके जो अग्रीमेंट्स हैं उनको हमें खत्म करना चाहिए या उनकी उन पे नजर सानी करनी चाहिए? ये मैंने दो तीन सवाल पैक कर दिए एक बड़े सवाल में। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल नंबर एक, कि क्या आईपीपीज पैसे बना रहे हैं? बिल्कुल बना रहे हैं। जस्ट लाइक एनी अदर इन्वेस्टर, अगर वो किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो जाहिर है पैसे बनाने के लिए इन्वेस्ट करेंगे, और मतलब लुटाने के लिए तो नहीं इन्वेस्ट करेंगे। दूसरा आपका सवाल कि ये जो डिफरेंट लॉबीज जो हैं
ये इनके खिलाफ बोल रही हैं। एंड वो बिजली प्रोड्यूस भी नहीं कर रहे, उसके बावजूद उनको पेमेंट्स हो रही हैं। तो देखें, ऐसा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट एक सर्टेन वक्त में जब किया जाता है किसी के साथ, उसकी सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, और वो उस वक्त तक के लिए नहीं होती जब तक वो एक पार्टी को सूट करे। वो उस वक्त तक के लिए होती है जब तक उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्लियरली लिखा हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट फलाने टाइम फलानी ड्यूरेशन तक चलेगा। तो जब दोनों की रजामंदी से एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो तो वो उसको तो पूरा करना चाहिए, और अगर सॉवरेन गारंटी दी है तो उसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। लेकिन रजा, मैं इसका जरा एक डिफरेंट जाविया आपको देना चाहता हूँ ताकि लोगों को समझ आए। देखिए रजा, मुझे एक बात बताएं, क्या हमने या हमारी किसी किसी बिजनेस लॉबी ने ये आज तक कहा है कि जी आईएमएफ को पैसे देना छोड़ दें, या वर्ल्ड बैंक को पैसे देना छोड़ दें, या पेरिस क्लब को पैसे देना छोड़ दें? कभी ये किसी ने कहा है? नहीं। तो ये जरूरत तो किसी को नहीं होती। और आप सोचें, अगर ये खुदा न खास्ता कभी हो गया तो इसका मतलब आपको पता है ना क्या है? वो एक लफ्ज है जिसका नाम है डिफॉल्ट। जी जी जी, खुदा ना खास्ता। जी। तो ये देखें, इंटरनेशनल, अव्वल तो डोमेस्टिकली भी जो अकाउंट है पाकिस्तान का, एक सबसे बड़ा मसला वो इन्वेस्टमेंट की आप में से अक्सर बात करते हैं, और मैं आपको अक्सर उसका जवाब देता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट जो है वो एक बहुत ही अहम चीज है। किसी भी मुल्क के अंदर कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्समेंट, उसके कोर्ट्स जो हैं वो उनकी क्या इस्तिताअत है, क्या एबिलिटी है कोर्ट्स की कि वो इन्फोर्स करा सके। उसी उसी से डोमेस्टिक भी और फॉरेन इन्वेस्टर दोनों जो हैं उनको ये अश्योरेंस मिलती है कि भाई यहाँ पे मैं कोई चीज अगर इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे उसकी सिक्योरिटी, लॉ मुझे प्रोटेक्शन देगी। तो मतलब देखिए, जब हम कहते हैं कि उनसे उनको पैसे देना बंद कर दें, उनसे रीनिगोशिएट करें, तो मुझे फ्रैंकली समझ नहीं आती। फिर वो ये कहते हैं जी कि वो रीनिगोशिएट करें, इसलिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स जब हुए थे तो इसके अंदर नीयत उनकी ठीक नहीं थी, मैल इंटेंशन शामिल थी। तो अब मतलब ये कौन डिसाइड करेगा कि जी मैल इंटेंशन थी? मतलब व्हाट इज द क्राइटेरिया? मैल इंटेंशन को डिफाइन करने का क्राइटेरिया क्या है? फिर बात की जाती है जी कि पहले भी तो इन्होंने नेगोशिएट किया था ना, हमने इन पे 2018-19 में प्रेशर डालना शुरू किया तो 21 में जाके तो आईपीपी से रीनेगोशिएट हुआ, और 140 रुपए के ऊपर जो डॉलर की रेट था वो फिक्स कर दिया गया था। तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि ये वो वाले आईपीपीज थे जिसमें चाइनीज शामिल नहीं थे, ये पुराने 1994 और 2000 के आईपीपीज थे। चाइनीज आईपीपीज ने तो किसी किस्म की निगोशिएशन नहीं की, ना ही वो इंटरेस्टेड हैं। अच्छा, फिर मैं आपको बताऊं, वो जो 2021 के अंदर जो इन्होंने रीनेगोशिएट किया नॉन चाइनीज आईपीपीज के साथ, उससे उस वक्त की गवर्नमेंट ने कहा जी 800 अरब रुपए का फायदा होगा। वो किधर है 800 अरब रुपए? भाई हमें बताएं तो सही ना। ठीक है। फिर मैं आपको फाइनली ये बताता हूँ कि खालिद मंसूर साहब है, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उनको पर्सनली नहीं जानता। वो फॉर्मर सीईओ हबको के हैं, एनर्जी प्रोफेशनल हैं, और वो सीपेक अथॉरिटी के हेड भी रहे हुए हैं। और उन्होंने बारहा ये कहा है कि भाई ये चाइनीज आईपीपीज जो हैं, बल्कि सारे आईपीपीज, इनकी बड़ी थरो ड्यू डिलिजेंस हुई है, और इनके कॉन्ट्रैक्ट की एग्जीक्यूशन आफ्टर मेकिंग श्योर, हर तरह से मेकिंग श्योर कि हमें बेस्ट डील मिल रही है। और अकॉर्डिंग टू हिम ये जो चाइनीज के रेट्स हैं ये भी बड़े कंपेटिटिव रेट्स थे। तो मतलब, तो बताएं फिर कौन से, अगर आपने फोरेंसिक ऑडिट कराना है तो कौन से आईपीपीस का कराएं? चाइनीज का कराएं या नॉन चाइनीज का कराएं? भाई अगर नॉन चाइनीज का कराना है उनसे तो आप पहले ही निगोशिएट कर चुके हैं, अब चाइनीज के साथ भी आप ये करना चाहते हैं और आपके ताल्लुकात खराब होंगे। अच्छा, फिर फोरेंसिक ऑडिट से आपको मिलेगा क्या? एज ए सेड कि भाई कौन डिसाइड करेगा कि मैल इंटेंशन क्या होती है? हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। फाइनली रजा, एक फाइनल कमेंट मैं दे दूं कि देखिए, जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो ये कहना कि जी वो इन्वेस्टर ए जो है उसने $1 मिलियन पर मेगावाट का लगाया था, और इन्वेस्टर बी जो है वो बहुत बहुत गलत आदमी है, उसने $2 मिलियन पर मेगावाट का लगाया था, इसलिए उसका फोरेंसिक, ये कैसे हो सकता है एक ही वक्त? अरे भाई क्यों नहीं हो सकता? यानी कि मैं कोई बिल्डिंग बनाऊं जो कि कराची की साइट के एरिया में है,
और मैं उसी तरह की एक बिल्डिंग बनाऊं जो कि क्लिफ्टन में है, और मैं उसी तरह की एक बिल्डिंग बनाऊं जो कि जमजमा में है, आपके ख्याल से उन तीनों की कॉस्ट एक ही होगी? उसकी तो जमीन की प्राइस जो है वो उसमें ही अरबों का फर्क होगा। तो ये तो बिल बहुत सी चीजों पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा ब्रांड यूज कर रहे हैं अपनी इक्विपमेंट का, वो कौन सा बैंक इन्वॉल्व है, उनकी अपनी क्रेडिट वर्थीनेस क्या है, वो लोकेशन किधर है प्रोजेक्ट की। तो मतलब इस तरह से एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे देना ये मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। बिल्कुल। तो ये एग्जैक्टली मैं यही आपसे जानना चाह रहा था। अगरचे इस पे लोग कल हमने इसके ऊपर एक डिस्कशन भी की थी। वो कहते हैं जी जो तो कुछ ऐसे हैं कि जहाँ पे तो कुछ निगोशिएशन या रिव्यू हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जहाँ पे नहीं हो सकता। लेकिन आप मुझे बताइए कि कतई नज़र इससे कि अभी शॉर्ट टर्म में तो मेरे ख्याल से इस मसले का कोई हल दिखाई नहीं दे रहा, अनलेस कि आप कुछ सजेस्ट करें कि क्या अब मतलब किस तरह से आप रिलीफ दे सकते हैं कुछ अवाम को, क्योंकि इस वक्त बड़ी ये सीरियस सिचुएशन बनी हुई है। रजा, मैं आपको बहुत जबरदस्त इसका हल दे सकता हूँ, एंड आई होप कि हमारा प्रोग्राम जो है ये पावर्स टू बी वो सुने। मुझे पॉलिटिकल गवर्नमेंट से तो जीरो उम्मीद है, लेकिन यू नो, पीपल हु आर कंसर्न अबाउट द कंट्री अगर वो ये सुन रहे हैं, तो आई वांट टू से थ्री थिंग्स। पहली दो चीजें मैं पर्सपेक्टिव में चीज को लाने के लिए कह रहा हूँ। सो तीन चीजें मैंने, नंबर वन ये है कि व्हाई इज इट कि हम आईपीपीस की बात करें, हम 17% हमारे जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं। मैंने आपको 2-3 हफ्ते पहले हमने एनर्जी पे प्रोग्राम किया था कि ट्रांसमिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन लॉसेज 2% के हैं, और फिर 15% के डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं, और 6% की हमारी रिकवरी नहीं होती। अब ये दो, 15 और 6, ये 23% बन जाता है। रजा, मुझे बताया ना कौन सी, ये तो ऐसे तो कोई दुकान भी नहीं चल सकती ना कि आप 100 रुपए की आपकी जो है वो कॉस्ट हो, और आप 77 रुपीज रिकवर कर रहे हो। मतलब ऐसे किस तरह कोई कारोबार चल सकता है? इसकी क्यों नहीं कोई बात करता? ये वजह नहीं है आपके एनर्जी कॉस्ट को बढ़ने में, क्योंकि आप 23% बेयर कर रहे हैं कॉस्ट। आप अपनी कंपनीज का ओवरऑल लॉस जो है, हर बंदा जो है, अगर मुझे कॉस्ट 100 पड़नी चाहिए, मैं 123 दे रहा हूँ, क्योंकि वो 23 रुपए जो है वो, यानी कि मुझे 100 रुपए की बजाय 123 देना पड़ता है, क्योंकि मैं उसकी लॉस को कवर कर रहा हूँ। इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। फिर मैं आपसे एक और बात करता हूँ कि देखें, डॉलर टर्म्स में अगर आप देखें, तो एनर्जी कॉस्ट जो है हमारी पिछले 10 साल में वो सिर्फ 30% बढ़ी है, ओनली 30%। यानी कि अगर 10 साल पहले वो 100 रुपए थी, 100 डॉलर थी, तो वो 130 डॉलर हुई है। अब मसला ये है कि अगर आपकी कंट्री में डिवैल्यूएशन जो है वो 300% हो जाए, 100 रुपए से वो 290 पे चली जाए, तो इसमें आईपीपी का क्या कसूर है? अब इसकी कोई कोई नहीं बात करता कि जी डिवैल्यूएशन भी बीच में हुई है। अच्छा, फिर मैं आपको बताऊं, कोई ये क्यों नहीं बात करता कि आपके टैक्सेस जो है वो आप बिल उठा के देखें, उसके अंदर फलाना सरचार्ज, फिर फर्दर सरचार्ज, फिर टैक्स, फिर फर्दर टैक्स, उसके अंदर सेल्स टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स, उस एडवांस इनकम टैक्स, उसमें कोई 13 टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं। उसकी कोई क्यों नहीं बात करता? फिर रजा, मैंने पहले भी कहा था, 337 मिलियन यूनिट्स एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को दिए जा रहे हैं, हमारे एमएनएस एमपीएस को, मिनिस्टर्स को दिए जाते हैं। उसकी कोई क्यों नहीं बात करता? तो मुझे समझ नहीं आती कि यार ये आप सिंगल आउट क्यों कर रहे हैं बिला वजह? हम्म। क्या काफी नहीं है कि स्टील मिल के साथ जो हमारे साथ हुआ है, अगर स्टील मिल उस वक्त प्राइवेटाइज हो जाती तो 3 ट्रिलियन, 3,000 अरब रुपया बच गया होता। क्या किया हमने अपने साथ? क्या काफी नहीं है कारके के अंदर क्या हुआ था, वो जो रेंटल पावर प्रोजेक्ट था? क्या ये काफी नहीं, रिको डेक के अंदर हमें $6 बिलियन का हमें नुकसान जो हुआ उसके ऊपर? तो अब फिर आप जाना चाह रहे हैं इंटरनेशनल अदालतों के अंदर? कैसी बातें हो रही हैं, बचकाना बातें। सिर्फ ये वन साइड। सो ये पॉइंट वन है। पॉइंट टू, रजा, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये ये मैं आपको अंदर की इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्योंकि वो जब आपने मुझे कुछ हफ्ते पहले एनर्जी पे प्रोग्राम का कहा था, तो मेरे पास बेसिक फिगर्स है, लेकिन फिर मैंने बड़ी डिटेल रिसर्च उस पर की। रजा, आई कैन टेल यू, एनीबडी कैन गो एंड डाउनलोड नेपरा की वेबसाइट पे जाके, नेपरा की आप वो रिपोर्ट डाउनलोड करें। उस रिपोर्ट के अंदर कम से कम 1 मिलियन नंबर्स हैं, 1 मिलियन से ज्यादा होंगे। अब मुझे 35 साल हो गए, मैं इंग्लैंड से क्वालिफाई किया था, चार मेरा प्रोफेशन है। आई गो टू स्लीप विद नंबर्स, आई वेक अप विद नंबर्स, आई ड्रीम नंबर्स।
मेरे जैसे बंदे के 1 मिलियन उसके, आई व्हाट आई रियलाइज्ड वाज कि मतलब इट वाज अ ट्रेजर ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मी, इतनी इंफॉर्मेशन उधर, बट इट्स ऑल जम्बल्ड अप रजा। उस इंफॉर्मेशन को पहले अनजम्बल करना पड़ेगा, क्योंकि अनप्रोफेशनल लोगों के हाथ में उसमें कोई फाइनेंशियल प्रोफेशनल नहीं है। हर तरह की इंफॉर्मेशन है, लेकिन किसी तरह से कोई एनालिसिस नहीं है, किसी तरह से कोई उसका रिजल्ट निकालने की कोई काबिलियत ही नहीं है वहां। मुझे बताया ना, नेपरा में कौन बैठा हुआ है वर्ल्ड लेवल का फाइनेंशियल एक्सपर्ट? So please understand, is you jumbled up in, nobody in Pakistan knows what is the status of energy right now. I can assure you, मैं किसी के साथ बैठने को तैयार हूं और मैं कन्विंस कर दूंगा कि पाकिस्तान में एनर्जी के जितने भी नंबर्स हैं वो एस्टिमेशंस हैं, मतलब वो ऐसे ही हैं, उसमें कोई ऑथेंटिसिटी नहीं। फाइनली वाह। आपने सोल्यूशन की बात की, जी बिल्कुल। सोल्यूशन सुनने वाले, प्लीज द पावर्स टू बी, ये मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ। सो आपको ये सारा जो डेटा है, ये सारा एनालिसिस इसका करना, इसको पहले अनजम्बल करना पड़ेगा। ये जो अनप्रोफेशनल लोग हैं उन्होंने आके इसको डेटे को ऐसे उसका गुंजल बना दिया, इस गुंजल को आपको खोलना पड़ेगा, और फिर जो खुलेगा डेटा उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। तो मेरी सजेशन ये है, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ 4 मेंबर कमेटी इमीडिएटली नोटिफाई करें। आपके जो मिनिस्टर हैं एनर्जी के, ये उनके बस की बात नहीं है। आपको इमीडिएटली 4 मेंबर कमेटी, एंड आई एम बीइंग वेरी, जिसका ना अक्रॉस द बोर्ड, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा। मैं सिंसियरली समझता हूँ, और मैं इन साहब को पर्सनली नहीं जानता, लेकिन मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ इनके काम की वजह से। ही इज द ओनली पर्सन हु इज रेलिवेंट पर्सन, और एक लफ्ज नहीं बोल रहे क्योंकि प्रोफेशनल बंदा है। इनका नाम है मोहम्मद अली साहब। ये फॉर्मर केयर टेकर मिनिस्टर ऑन एनर्जी हैं, और मैं सजेस्ट कर रहा हूँ एक 4 मेंबर कमेटी बनाई जाए जिसके हेड ये मोहम्मद अली साहब हो, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, इनके पास, इनको एग्जैक्टली exactly पता क्या करना। नंबर 2, इस कमेटी में एक सीनियर एंड रिटायर्ड क्रेडिबल बैंकर होने की जरूरत है, जो कि आपको बताएगा कि रीफाइनेंसिंग इसकी कैसे करनी है, इसके फाइनेंस को कैसे देखना। नंबर 3, आपको एक सीनियर रिटायर्ड पार्टनर फ्रॉम वन ऑफ द टॉप चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म्स लाइक अहमद फरीदुद्दीन साहब हैं, केपीएमजी के, इस तरह के क्रेडिबल बंदे उनको बीच में डालें, ताकि ये आपके डेटा को अनजम्बल कर सके। एंड फाइनली, एक सीनियर अटर्नी, एक लॉयर, जो कि मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि जजेस कमेटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नॉमिनेट करें एक लॉयर। इन 4 बंदों की कमेटी बनाएं, ये बड़ा सीरियस इशू है, इमीडिएटली बनाएं, ताकि हमें पहले पता तो लगे ना एक्चुअल स्टेटस है क्या। तो ये मेरा सोल्यूशन है। बहुत यानी कि सबसे पहले आप इसकी कम से कम रिलायबल डेटा तो सामने आए, ताकि उससे आप कोई पॉलिसी बन जाए। जी बिल्कुल, थैंक यू हारून भाई। और आगे बढ़ते हैं, अपने अगला जो मौजू है वो है ट्रेड फिगर्स। जून 30 को जो आया है तजारत का इस वक्त हाल अहवाल खसारा, उसकी जरा बताएं थोड़ी सी, और लेट्स सी व्हाट आर द ट्रेंड्स। तजारत में तो जी बड़े अच्छे नंबर्स रहे हैं। ये फिस्कल ईयर हमारा जो जून 30 2024 को खत्म हुआ है, उसमें पूरे साल की हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो तकरीबन 31 अरब डॉलर की थी, जो कि पिछले साल तकरीबन 28 अरब डॉलर की। सो 3 अरब डॉलर ज्यादा एक्सपोर्ट्स हुई हैं। मैं आपको अभी बताता हूँ वो क्यों हुई हैं। इम्पोर्ट्स जो हैं वो पिछले साल 53 बिलियन डॉलर थी, इस साल भी तकरीबन 53 बिलियन डॉलर हैं। तो हमें ट्रेड सरप्लस, यानी कि एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, तो ट्रेड डेफिसिट जो है हमारा, पिछले साल 25 अरब डॉलर का था, इस साल 22 अरब डॉलर का है, तो तकरीबन 3 अरब डॉलर बेहतर है। तो इसकी मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बता दूं एक्सपोर्ट्स की, कि एक्सपोर्ट्स हमारी तकरीबन 3.2 बिलियन डॉलर ज्यादा है। वो मेनली इसलिए ज्यादा है रजा, कि उसमें हमारा जो फूड ग्रुप है, जिसमें राइस की वजह से हमें तकरीबन 1.6 बिलियन डॉलर से, वो जो इंक्रीज है उसका आधा जो है वो राइस की वजह से है। वजह यह है कि हमारी जो राइस की क्रॉप थी वो 3.4 मिलियन टन थी 23 में, और इस दफा 5 मिलियन टन हुई है। और साथ ही इंडिया ने जो है वो अपनी राइस की एक्सपोर्ट बैन कर दी, क्योंकि उनको वहां डोमेस्टिक ही चाहिए। तो हमें इसका फायदा हुआ, 1.5 अरब अरब डॉलर हमें यहाँ से मिला। उसके बाद फिर आपकी वेजिटेबल्स की हुई है ज्यादा, चाइना और गल्फ कंट्रीज में आपकी आपने भेजी हैं। फिर आपके नट्स वगैरह जो है उसकी इंक्रीज हुई है। मेज जो है वो यूक्रेन वॉर की वजह से मेज की प्राइसेस वगैरह बढ़ी हैं, उसका हमें फायदा हुआ है। मीट की एडिशनल मार्केट्स उज्बेकिस्तान, इजिप्ट, जॉर्डन वगैरह के अंदर मीट भेजना शुरू किया है। सो यू नो, ये इस तरह से फ्रूट्स वगैरह कुछ बढ़े हैं, वो चाइना और गल्फ के अंदर हमने भेजना शुरू किए हैं। एंड सो ये सारा कुछ मिला के, सो तकरीबन ये बन जाता है आपका 3 सवा 3 बिलियन डॉलर का। आपको एक्सपोर्ट्स जो है वो ज्यादा हुई है। सो रिमेम्बर, हमने कोई टेक्नोलॉजी बना के नहीं भेजी,
आईटी के अंदर सम वॉट इंक्रीज हुआ है थोड़ा बहुत, कोई $300 बिलियन समथिंग लाइक दैट। लेकिन कोई हमने पैटेंट्स नहीं बेचे, कोई हमने इन्वेंशंस नहीं की, कोई हमने जहाज बना के नहीं बेचे, कोई हमने कोई ऐसी चीज, हमने राइस बेची है, हमने मेज बेची है, और हमने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बेचे हैं। तो ऑल्दो इट्स गुड न्यूज, बट इसमें कोई ऐसी चीज हम एक्सपोर्ट नहीं करें दुनिया को जो कि जिसको हम कहें कि ये कंसिस्टेंट रहेगी फ्यूचर में भी हमारी काबिलियत की वजह से। ये वर्ल्ड के डिफरेंट इवेंट्स की वजह से, जैसे मैंने कहा इंडिया ने अपनी एक्सपोर्ट राइस की बंद कर दी तो हमारी बढ़ गई, यूक्रेन वॉर की वजह से प्राइसेस बढ़ गई मिल्स की तो हमारी वो टोटल वैल्यू बढ़ गई। सो ये बेसिकली था इसके ऊपर, जी। एक्सपोर्ट्स के ऊपर। अब आप आ जाए इम्पोर्ट्स। हाँ, जो अच्छा, हमेशा। एक्सपोर्ट्स में आपको ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात बताऊं, रजा, एक्सपोर्ट्स में इंटरेस्टिंगली ये छोटी हमारी एसएमई इंडस्ट्री जो है वो काफी इफेक्टेड है। हमारी टेक्सटाइल्स जो है, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स जो है वो थोड़ी कम हुई है। पिछले साल 16.6 बिलियन की थी, इस साल 16.3 बिलियन की है। सो 300 अरब डॉलर कम हुई है। लेकिन ये एसएमईज जो है ना, लेदर टैनरीज हैं, लेदर मैन्युफैक्चरर्स वगैरह, वो भी उनका भी एक रिड्यूसिंग ट्रेंड है। ये स्पोर्ट्स गुड्स, आपने हमेशा कहते हैं स्पोर्ट्स गुड्स, कटलरी, क्रॉकरी, ये अपना कारपेट्स वगैरह, ये सब जो है ना इनका डाउनवर्ड ट्रेंड है। जेम्स, ज्वेलरी, फर्नीचर वगैरह, ये फुटवेयर, ये पिछले साल से इस साल कम एक्सपोर्ट हुई है। तो ये मेन चीजें थी। अब आप इंपोर्ट्स पे आ जाएं। इंपोर्ट्स पे जनाब आपका तकरीबन वही, पिछले साल 53 बिलियन था, इस साल भी 53 है, कोई $500 million ज्यादा आपकी इंपोर्ट्स हुई हैं। लेकिन मेनली आपको फायदा जो हुआ है इंपोर्ट्स में, वो हुआ है आपको पेट्रोलियम ग्रुप, यानी कि आपकी जो क्रूड ऑयल और एलएनजी वगैरह, जो एलपीजी वगैरह आती है, वो वर्ल्ड में उसकी प्राइसिंग जो है वो कम रही है, जिस प्राइस रिडक्शन का फायदा आपको हुआ है। एंड इसी तरह जो आपका फूड ग्रुप है, उसमें पिछले साल हमने वीट इंपोर्ट की थी, इस साल वीट हमारी अच्छी हुई है, वो इंपोर्ट नहीं हुई। अब अगले साल हमें विल बी हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि जो गंदम के किसान के साथ हुआ है इस दफा, तो अगले साल पता नहीं कैसी वीट की क्रॉप होती है। और बाकी जो है वो पावर जनरेशन, सोलर पैनल्स वगैरह धड़ा धड़ आए हैं, उसकी इंपोर्ट्स इंक्रीज हुई हैं। और बाकी ये जो हम डैम्स वगैरह बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, उसमें जो आपका मेटल ग्रुप है, आयरन और स्क्रैप वगैरह, वो बहुत ज्यादा आया है। तो ये सारा कुछ मिला के तकरीबन उतनी इंपोर्ट्स रही हैं। तो ये तो आपका ट्रेड डेफिसिट की आगे बात। कुछ होम रेमिटेंसेस की फिर आप पूछेंगे तो बताऊंगा। जी, मैं रेमिटेंसेस का एक्चुअली खुद ही जिक्र करना चाहता था कि मैंने वो फिगर देखा था, 30 अरब डॉलर से ऊपर क्रॉस कर गया था। लेट्स टॉक अ बिट अबाउट दैट एज वेल। उस पे आप बताएं, और फिर मेरा एक फाइनल क्वेश्चन होगा उसके ऊपर। जी। अच्छा, रेमिटेंसेस पिछले साल जो थी वो 27.3 बिलियन थी, इस साल 30.2 बिलियन है। सो अबाउट $3 बिलियन की इंक्रीज हुई है, तो 11% के करीब इंक्रीज। और वो इश्यूज ऑब्वियसली ये है कि पिछले 2 साल में काफी पॉलिटिकल अनरेस्ट रहा था, एंड वो अभी तक सॉर्ट आउट तो नहीं हुआ। लेकिन द वर्ल्ड हैज टू गो ऑन, तो आहिस्ता आहिस्ता वो सम फॉर्म ऑफ नॉर्मलसी की तरफ आ रहे हैं हम। लेकिन रिमेंबर, हम अपनी फुल पोटेंशियल कभी भी उसको नहीं हम अचीव कर सकते जब तक हमारे पास एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ना हो। मैं बार बार ये कहता हूँ रजा, और मैं बिल्कुल किसी पार्टी की साइड नहीं लेता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपकी गवर्नमेंट को आपके लोगों की सपोर्ट होनी चाहिए। जैसे ही वो आएगी तो ये रेमिटेंसेस और भी ज्यादा बढ़ेंगी। और अपवर्ड ट्रेंड जो है वो यूके, यूएसए, यूएई और सऊदी अरेबिया से है। बाकी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में और काम करने की जरूरत जी बिल्कुल, बाकी पार्ट्स ऑफ। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि थोड़ा ये भी बता दें कि ये तो ऑफिशियल बैंकिंग चैनल से कंप्यूट होते हैं ना, जो रिकॉर्डेड। तो अगर 30 अरब डॉलर ये हैं, तो अनऑफिशियल क्या है खारून साहब? मैंने तो ये सोचा कि तकरीबन उतना ही होता है जितना कि ऑफिशियल होता है, उसके लगभग ही होता है। तो है। जी रजा, इस पे हमने बहुत पहले, कोई साल डेढ़ पहले, इस पे एक प्रोग्राम भी किया था। एंड हम्म। उसमें हमारा तो यही तखमीना है कि कम से कम उतनी है। राइट। लेकिन देखिए, द थिंग इज कि देर आर अ लॉट ऑफ वेज टू डू ट्रांजैक्शंस ऑफ द बुक्स, हम्म। यानी कि नॉन अनऑफिशियल चैनल से करने के बहुत से तरीके हैं। हर तरीके को प्लग करना इट्स इम्पॉसिबल। तो दुनिया में क्या होता है कि आप अपनी जो इकोनॉमी है उसकी स्ट्रेंथ इतनी कर देते हैं कि लोगों को फायदा होता है, मतलब अनऑफिशियली करने से नुकसान होता है। सो पीपल प्रेफर
तो वो स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी डिटरमिन करती है। अब हमारी स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी, अब जैसे मैंने अभी आपको कहा, यहाँ पे तो डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट छोड़े रजा, हम तो बात कर रहे हैं कि सॉवरेन गारंटी वाली आईपीपी जो है उसको इन्फोर्स नहीं होने देंगे। अब आप सोचें, हम ऐसी इन्वायरमेंट में तो स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी फिर इन चीजों से इफेक्ट करती है ना। वो पहले डूइंग बिजनेस इंडेक्स था, वो कुछ साल पहले अब डिसकंटिन्यू हो गया, उस पर 126वां नंबर था हमारा 150 में से। अब नया राइट। उसकी जगह तकरीबन उस तरह का ही है, उसका नाम है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। उसमें राइट। रजा 177 कंट्रीज जो है ना, उनका उन्होंने डेटा एनालाइज किया, एंड पाकिस्तान जो है वो 152 है। अब आप मुझे बताएं, तो अब ऐसी सिचुएशन में जाहिर है, when people don't have confidence in the economy, then they use unofficial channels. They don't disclose their income for various reasons. उसके ऊपर हमने और भी बड़े प्रोग्राम्स किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो ये इससे यही एक अंदाजा लगाऊंगा कि अगर पाकिस्तान को किसी ने फ्लोट रखा हुआ है तो वो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं। $60 अरब के लगभग अगर वो भेज रहे हैं पाकिस्तान में, तो उसका ये मतलब है कि वो पैसे लोग कंजप्शन के लिए यूज कर रहे हैं। इस महंगाई के दौर में अपने बिल दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, खाना पीना हाउसिंग का बंदोबस्त कर रहे हैं। तो यकीनन ये तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान की जो माशी स्टेबिलिटी में भी, और अब सियासत में भी उनका बहुत बड़ा रोल हो गया। लेकिन अब ये अलग मौजुआत हैं हारून भाई, इनको हम अगले शोज में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमारे इस शो का टाइम खत्म हो चुका है, और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। और व्यूअर्स, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, आप प्लीज़ भेजें, सजेशंस भेजें किन टॉपिक्स के ऊपर आप चाहते हैं कि हम गुफ्तगू करें, तो हम उनको बिल्कुल एड्रेस करेंगे। थैंक यू। खुदा हाफिज।